गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक क्लियर किया था वो था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया वाले टॉपिक में, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसका जो आनुवांशिक पदार्थ है उसमें। क्योंकि अपन ने ये जाना है कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर उसका जो क्रोमोसोम है जो डीएनए से मिलकर बना है, जिसे अपन क्रोमोसोम या गुणसूत्र भी या क्रोमेटिन बॉडी भी बोल रहे थे, न्यूक्लियोइड भी बोल रहे थे, उसके अतिरिक्त भी एक जेनेटिक स्ट्रक्चर और पाई जाती है जो राउंड शेप रखती है और डबल फाइब्रिल डीएनए से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम 1952 में लेडरबर्ग ने प्लाज्मिड दिया था। उसी के अपने 2 टाइप भी पढ़ लिए थे, कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड और नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, ये क्लियर कर लिए थे अपन ने। आज अपना प्लाज्मिड पे ही टॉपिक चलेगा आज का भी, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड पढ़ रहे हैं अपन, उसको कितनी क्लासों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स के जो वर्क हैं उनके आधार पर, या इनके जो वर्क है प्लाज्मिड्स के, इनके आधार पर इनको 9 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किस आधार पर? वर्ड्स के आधार पर 9 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इन टोटल 9 क्लास बनाई है इनके वर्क्स के आधार पर। फर्स्ट नंबर की अगर बात करें अपन, मान लो कि अपन को तो पता ही अभी तक तो यही चला है कि प्लाज्मिड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इन्हीं में से अगर कोई आपको क्लास पूछ ले कि ये प्लाज्मिड क्या है, तो सबसे पहले अचंभा ये हो जाएगा कि कौन सा प्लाज्मिड आ गया, तो अपन कहाँ से बताएंगे कि इसे क्या कहते हैं, इसका कार्य क्या है। तो इसीलिए अपन इस टॉपिक को लिए हैं ताकि अपने जो टाइप्स हैं प्लाज्मिड के 9 टाइप या 9 क्लास क्लियर समझ में आ जाए। तो फर्स्ट जो क्लास है या जो टाइप है प्लाज्मिड का वो है ट्रांसफर या सेक्स फैक्टर प्लाज्मिड। ट्रांसफर या सेक्स फैक्टर प्लाज्मिड, यही मैंने आपको कल समझाया था कि ट्रांसफर या सेक्स फैक्टर प्लाज्मिड कौन सी रिएक्शन के माध्यम से होता है? कॉन्जुगेशन, जिसे अपन बोल रहे थे संयुग्मन। कॉन्जुगेशन द्वारा। तो फर्स्ट टाइप का जो प्लाज्मिड है ट्रांसफर या सेक्स फैक्टर प्लाज्मिड, यह प्लाज्मिड का वर्क क्या है? कॉन्जुगेशन द्वारा ये ट्रांसफर करने का काम करता है जेनेटिक मॉलिक्यूल्स को एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में, जिसे अपन सेक्स फैक्टर प्लाज्मिड भी बोलते हैं। ये अपन ने कल जान लिया था। चलते हैं सेकंड टाइप पे, आर प्लाज्मिड। ये नया शब्द है आपके लिए, आर प्लाज्मिड क्या है? आर का मतलब है यहां पर रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोधी।
प्रतिरोधी, तो आर रेजिस्टेंस से लिया है आर, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। अब प्रतिरोधी किसके प्रति होंगे, ध्यान से समझना। अपन क्या करते हैं कि कोई भी प्लाज्मिड है या कोई भी बैक्टीरिया है जिसने कोई डिजीज पैदा की है अपनी बॉडी में, उसके प्रति अपन अपनी बॉडी कंटिन्यू एंटीबॉडीज बनाती रहती है, या अपन बाहर से रेडीमेड अवस्था में एंटीबॉडीज लेते रहते हैं किसी डिजीज को मारने के लिए जो बैक्टीरिया ने पैदा की है। तो किसी बैक्टीरिया के प्रति अपन लगातार एंटीबॉडीज का यूज करते रहते हैं तो वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस स्ट्रेन डेवलप करने की एबिलिटी विकसित कर लेता है। क्या विकसित कर लेता है, रेजिस्टेंट स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स प्रभेद, विकसित करने की एबिलिटी डेवलप कर लेता है। यानी कि जो एंटीबॉडीज अपन ने बार बार जिस बैक्टीरिया के लिए काम में ली है उसको मारने के लिए, उसके अगेंस्ट इसने प्रतिरोधी प्रभेद बना लिया है, खुद में कुछ चेंज कर लिया है। वो चेंज किसके कारण किया, कौन से रिएक्शन के कारण किया, आपने नाम सुना होगा, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऐसी रिएक्शंस के लिए जीन म्यूटेशन कर सकते हैं, या रेजिस्टेंस स्ट्रेन या प्रतिरोधी प्रभेद बनाने के लिए उनमें जीन म्यूटेशन होता है, जिसके कारण वह एंटीबॉडीज के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। तो ऐसे प्लाज्मिड क्या कहलाएंगे, आर प्लाज्मिड या रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा। अगर इसको और समझाने के लिए एक एग्जांपल लूँ मैं, जैसे भी कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के खिलाफ अपन को पता है कि जब से ये वायरस आया है चाइना भी लगा हुआ है, इंडिया भी लगा हुआ है, जितनी भी कंट्रीज है वो सारी इसकी वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। लेकिन वो वैक्सीन बनाते हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट आते हैं, फर्स्ट स्टेज में आ गए, सेकेंड स्टेज में अच्छे रिजल्ट आ गए, लेकिन फाइनल में वो वैक्सीन फेल हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वायरस के पास भी ऐसी कैपेसिटी है कि वो खुद की बॉडी को मॉडिफाई करता है, चाहे वो खुद के जीन में म्यूटेशन करके करे, चाहे आउटर इन्वायरमेंट के प्रति करे। तो कोई भी जो वैक्सीन बना रहा है वो उस पर कारगर सिद्ध नहीं हो रही है, क्योंकि वो खुद की बॉडी को मॉडिफाई कर रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है। अपन न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि वो वैक्सीन बनी, एक दो स्टेज तक तो सही रिजल्ट आए, लेकिन बाद में काम नहीं करे। तो ऐसे ही बैक्टीरिया में भी होता है कि अगर किसी बैक्टीरिया या किसी जो बैक्टीरिया डिजीज पैदा कर रहा है अपनी बॉडी में, उसके लिए जो अपन मेडिसिन बार बार यूज में ले रहे हैं, कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो जो मेडिसिन है वो काम ही नहीं करती। तो जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर वो दवाई चेंज कर देता है, तो जो चेंज करता है वो दवाई काम में आती है फिर, क्योंकि पहले वाली दवाई के प्रति वो बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस स्ट्रेन या प्रतिरोधी प्रभेद बना लिया है, और नई ली है तो नई के प्रति बना हुआ नहीं है, इसलिए वो दवाई काम करने लगती है। तो इस ऐसे जो प्लाज्मिड होते हैं स्पेशली बैक्टीरिया में, तो क्या कहलाएंगे, आर प्लाज्मिड। क्लियर है, ये था सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर पे चलते हैं अपन। प्लाज्मिड कॉन्फेरिंग पैथोजेनेसिटी इन मैमल्स। यानी ऐसे प्लाज्मिड जो रोग पैदा कर रहे हैं मैमल्स में, ऐसे प्लाज्मिड जो पैथोजेनेसिटी या रोग जनकता पैदा कर रहे हैं मैमल्स में। ऐसे कौन से प्लाज्मिड है, आपने नाम सुने होंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया है। बेसिकली अपन ज़्यादातर उसी की स्टडी करते हैं जहाँ भी बैक्टीरिया बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया बनाया है, तो
तो ये इकोलाई है। इकोलाई कहाँ होता है? अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके इंटेस्टाइन में अवेलेबल रहता है, ठीक है। लेकिन ये भी कई बार, जैसे वैसे तो नॉर्मली ये हेल्पफुल होते हैं, फूड के डाइजेशन में या उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं, लेकिन कई बार ये रोग भी पैदा कर देते हैं कुछ कारणवश। तो एक तो इकोलाई है और एक है सीगेला, सीगेला। ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें पाए जाने वाले जो प्लाज्मिड है वो पैथोजेनेसिटी पैदा करते हैं, रोगजनकता पैदा करते हैं मैमल्स। फोर्थ नंबर कोल प्लाज्मिड। कौन सा टाइप है? कोल प्लाज्मिड। ये ऐसे प्लाज्मिड है जो प्रोटीन एंटीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने की एबिलिटी रखते हैं। यानी कि कोल प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो प्रोटीन एंटीजन्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, प्रोटीन एंटीजन क्या है? एक तरह का प्रोटीन ही है, चाहे वो अपनी बॉडी का हो चाहे आउटर आप बाहर से आया हो, तो प्रोटीन एंटीजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करने की एबिलिटी रखता है। तो ऐसे जो प्लाज्मिड होंगे वो कोल प्लाज्मिड कहलाएंगे। क्लियर है? फिफ्थ नंबर डिग्रेडेटिव। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव का मतलब है यहां पे अपघटित करने वाले, डिग्रेड करने वाले, अपघटित करने वाले। तो ऐसे प्लाज्मिड्स की अगर बात की जाए तो ऐसे प्लाज्मिड्स में डेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिग्रेटिव एलिमेंट्स में चेंज करने की एबिलिटी होती है। यानी कि जो डिग्रेटिव प्लाज्मिड होते हैं उनमें क्या होता है कि जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं उनको अपघटित कर या अपक्षरित कर उनको डिग्रेटिव एलिमेंट्स यानी कि जो लाभदायक तत्व हैं उनमें चेंज करने की एबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल है इसका स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास नामक जो बैक्टीरिया है जिसे सुपरबग के नाम से भी जाना जाता है, आपके आगे क्लासों में आएगा। यह बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिग्रेटिव एलिमेंट्स में चेंज करने की एबिलिटी रखता है। तो इस प्लाज्मिड का नाम क्या रख दिया? डिग्रेटिव प्लाज्मिड। क्लियर है? ये था फिफ्थ नंबर का। सिक्स नंबर की बात करें, मरकरी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। मरकरी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ऐसे प्लाज्मिड्स के अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन तो वही है, एक तो स्यूडोमोनास है और एक है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये दो बैक्टीरियाओं के एग्जाम्पल है जो मरकरी के प्रति रेजिस्टेंस या प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है और जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया है इनमें पाए जाने वाले जो प्लाज्मिड है वह मरकरी के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं या प्रतिरोधी होते हैं। तो इस प्लाज्मिड का नाम क्या रख दिया? इस प्लाज्मिड्स का नाम मरकरी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। तो ये 6 नंबर तक के अपने प्लाज्मिड हो चुके हैं। आगे बात करते हैं अपन, कितने और बच गए? 3 और बच गए, तो 3 भी अपन देख लेते हैं, फिर प्लाज्मिड अपने जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हो जाएगा।
7 नंबर का प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यानी ऐसे प्लाज्मिड जो ट्यूमर पैदा करे, गांठ पैदा करे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जो द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनमें ट्यूमर पैदा करता है। कौन सा बैक्टीरिया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, तो ऐसे प्लाज्मिड क्या कराएंगे? ट्यूमर इंड्यूसिंग या ट्यूमर को प्रेरित करने वाले प्लाज्मिड। अगला टाइप 8 नंबर का। 8 नंबर का जो प्लाज्मिड है वह क्रिप्टिक, से बोलते हैं गुप्त या क्रिप्टिक प्लाज्मिड, जो गुप्त रूप से पाया जाता है, जिसके वर्क शायद अभी पता नहीं है साइंटिस्ट को। लास्ट है 9 नंबर का स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोकोकल प्लाज्मिड। ये 9 टाइप के मैंने आपको सामने 9 प्लाज्मिड्स के नाम लिखे हैं विथ एग्जाम्पल, विथ वर्क्स। स्पेशल जो मेन थे उनका मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। बाकी 1-2 रहे हैं, जैसे गुप्त है और स्टेफाइलोकोकल है। ठीक है, इनका मैंने नहीं बताया क्योंकि अभी तक पता नहीं है इनका। तो आपको भी ये जो ट्रांसपेरेंट सेक्स फैक्टर प्लाज्मिड है उसका, आर प्लाज्मिड है उसका, पोल प्लाज्मिड का और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का, ऐसे कम से कम 5-6 नाम तो याद रखने ही है कि इनके मोस्टली वर्क क्या है। ठीक है, तो ये अपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड का टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे बैक्टीरिया के डीएनए की स्ट्रक्चर की, क्योंकि अब तक अपन ने फर्स्ट ईयर में एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, उनके डीएनए की स्ट्रक्चर की अच्छे से बात की थी। लेकिन बात अब ये आती है कि अपन स्टडी कर रहे हैं एक बैक्टीरिया की, एक प्रोकैरियोटिक सेल की, तो उसका डीएनए कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है या किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उसकी स्टडी अपन करेंगे। और अपन ये भी नोट करेंगे क्या एनिमल्स का जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है या जो ह्यूमंस की डीएनए की स्ट्रक्चर है, क्या वो बैक्टीरिया से सेम टू सेम है। तो वही चीज अपन नोट करेंगे। तो आपको अगर याद हो तो वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने एक सार्वत्रिक मॉडल दिया था जो सर्वमान्य भी है। उसके बेस पे अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन का या एक एनिमल का या एक बैक्टीरिया का, या अपन बोले कि प्रोकैरियोटिक सेल का या यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। कैसे? नेक्स्ट टॉपिक है अपना डीएनए की स्ट्रक्चर। किसके डीएनए की? बैक्टीरिया, क्योंकि अपन इसी में तो स्टडी कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था सन 1953 में, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, इन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए है वह
दो दक्षिणावर्ती, टू राइट हैंडेड, दो दक्षिणावर्ती जिसे बोलते हैं राइट हैंडेड लॉन्ग स्पाइरल एवं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से बनी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। वॉटसन और क्रिक ने 1953 में क्या बताया कि ये जो डीएनए है यह दो या टू राइट हैंडेड या दक्षिणावर्ती लॉन्ग या लंबी समानांतर स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार एवं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनी एक डबल हेलिक्स समान संरचना होती है। डबल हेलिक्स या कैसे, तो उसके लिए अपन इसका डायग्राम जो वॉटसन और क्रिक ने बताया भी था, ऐसा डायग्राम बनाया था, ऐसा ही था डायग्राम। तो इसके बेस पे अपन ये भी बता सकते हैं कि जो एक एनिमल या ह्यूमन या एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, और जो यूकैरियोटिक सेल्स है फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन की सेल, तो दोनों के डीएनए की स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस स्पेशल नहीं होता है। तो जैसा अपन ने डायग्राम यूकैरियोटिक सेल्स के डीएनए की स्ट्रक्चर में बनाया था, सेम वैसा ही अपन यहां पर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को यही जानना है कि डीएनए जो है उसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक है, नाइट्रोजनी क्षारक, ये अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था, नॉर्मल जानकारी वापस रिपीट कर रहे हैं अपन। उसमें एक तो प्यूरीन है फर्स्ट नंबर पे, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन। सेकंड नंबर पे है पिरीमिडीन, इसमें आते हैं थाइमिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल। यही है। इन नाइट्रोजनिक क्षारकों के अलावा, नाइट्रोजनी बेसेस के अलावा पेंटोस शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, जो आपस में मिलकर एक डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर है? अपन ने ये भी जाना था कि हमेशा एडेनिन के साथ थाइमिन अटैच होता है डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन साइटोसिन के साथ ग्वानिन अटैच होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये अपन ने पहले ही क्लियर कर लिया था। तो इसी चीज को मैं यहां पे शो करूं, एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन और ये ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, ऐसे ही मैं बना दूं ग्वानिन साइटोसिन, तो अपने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का इसमें ध्यान रखना है। चलो, तो ऐसे ही ये संरचना बनानी है। अब ये जो दोनों इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इन दोनों के बीच का व्यास कितना होता है, जो अपन ने पहले भी नोट किया था, 20 एंगस्ट्रॉम। यही था। इसमें एक कुंडलन की बीच में लंबाई कितनी होती है? जैसे पहला कुंडलन यहां से लेके ये है, या अपन मैं कहना चाहूं कि इसका ये जो नाइट्रोजनिक क्षारक है एडेनिन और थाइमिन, ये और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच की दूरी वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक कुंडलन की लंबाई की अगर बात करें, इस कुंडलन की लंबाई की बात करें, तो ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। पहले ही अपन ने क्लियर की हुई चीजें हैं, वही चीजें वापस रिपीट हो रही है। ठीक है।
अगर आपसे ये पूछे कि इसके एक कुंडलन में नाइट्रोजनिक क्षारकों की संख्या कितनी होती है, तो जो BDNA की मॉडल इन्होंने दिया था उसमें नाइट्रोजनिक क्षारक कितने थे? 10। अपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे इसके अलग अलग टाइप्स, ADNA, BDNA, CDNA, EDNA, ZDNA। ठीक है, तो वही चीजें वापस रिपीट की है मैंने। अगर इसी डायग्राम को अगर अपन और अधिक आवर्धित करके बनाएं तो संरचना कैसी बनेगी? क्या क्या है इसमें? पेंटोज शुगर, तो ये पेंटोज शुगर कोई नई चीज नहीं है, जो चीजें अपन ने पहले पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, 11th 12th में, वही चीजें वापस रिपीट हो रही है आज। ये पेंटोज शुगर आ गई, ये सॉरी फॉस्फेट ग्रुप, ये पेंटोज शुगर, ये इसका 3 डेज एंड मान लेते हैं, ये इसका 5 डेज एंड मान लेते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या टेस्ट किए हैं, जैसे एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, यहाँ पे मान लो कि साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन, ऐसे। तो ये एक आवर्धित संरचना है DNA की, जिसमें एक तो ये वाली पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है और एक ये वाली पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है। ये आपस में लंबी समानांतर स्पाइरल रूप से लिपटी हुई होती है और एक DNA की संरचना बनाती है। तो अपन क्या बोलेंगे कि एक DNA के स्ट्रक्चर में पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजनी बेसेस है। नाइट्रोजनी बेसेस में प्यूरीन है, प्यूरीन में एडेनिन गुआनिन और पिरिमिडिन में थाइमिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल। अगर RN है तो उसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होगा। क्लियर है? तो ये अपन बैक्टीरियल सेल के DNA में अपन उसकी स्ट्रक्चर ये वाली और नाइट्रोजनिक बेसेस के बारे में ये बता सकते हैं, जो अपन ने एक एनिमल की सेल में या यूकेरियोटिक सेल में भी बताया था, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है यहाँ तक DNA की स्ट्रक्चर? अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें DNA रेप्लिकेशन, या DNA का द्विगुणन कैसे होता है, एक DNA की कॉपी से दूसरी DNA की नई कॉपी कैसे बनती है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसका जो DNA है, जिसे अपन उसका राउंड क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, जो बैक्टीरियल DNA है वो एक प्रकार का राउंड क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है। राउंड स्ट्रक्चर बनाई थी पिछली क्लास में अपन ने, जिसकी लंबाई 1 से 2 mm, कितनी? 1 से 2 mm तक होती है, जो एक बैक्टीरियल सेल की अपेक्षा कई हजारों गुना अधिक लंबा भी होता है। ये चीज अपन ने पिछली क्लास में भी नोट की थी। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है, जैसे मान लो कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये इसका क्रोमोसोम है जो सेल की अपेक्षा कई हजारों गुना लंबा है। इस फाइबर की लंबाई 1 से 2 mm बताई है अपन ने। यह किसी एक लोकेशन पर इस बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन से भी अटैच रहती है। जैसे मान लो कि यहाँ अटैच हो गया, ये वाला पार्ट इससे अटैच हो गया, यानी कि इस क्रोमोसोम का पार्ट, एक कोई सा भी भाग इस बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन से भी अटैच रहता है। यही वह भाग है जहां से DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, और ये जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो द्विदिशीय होगा, यानी दोनों दिशाओं में चलेगा। यानी कि यहां पर भी नया स्ट्रैंड बनेगा और इस वाले भाग में भी नया स्ट्रैंड बनेगा। तो द्विदिशीय हो गया, एक सौ इस दिशा में बना और एक इस दिशा में बना। जैसे मान लो कि एक इस दिशा में बन रहा है तो ऐसे, और एक इस दिशा में बन रहा है तो ऐसे। पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा आपने, तो सेम वही बात आ रही है। लेगिंग और स्ट्रैंड और वो पढ़े थे अपन ने, वही बात है। द्विदिशीय जिसे अपन बोलेंगे बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। फ्रॉक नहीं बोलेंगे, फॉर्क, FORKS, फॉर्क्स बनेगी, लड़ियाँ बनेगी, सांचे बनेंगे। तो DNA रेप्लिकेशन भी बहुत इजी है। जैसे अपन बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो इसमें स्पेशली बात करें ई कोलाई की, क्योंकि अपने ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में तो वो ई कोलाई मिलता है मोस्टली।
तो एक ई कोलाई को अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात की जाए, अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 माने अगर अपन, तो लगभग 40 मिनट में एक ई कोलाई बैक्टीरिया अपनी डीएनए की रेप्लिका बना लेता है, डीएनए का रेप्लिकेशन बनकर लेता है, यानी कि डबल डीएनए बना लेता है, जिसका अपन जिक्र करेंगे विथ डायग्राम नेक्स्ट क्लास में कि एक रेप्लिकेशन कैसे होता है ई कोलाई बैक्टीरिया में, विथ डायग्राम अगर अपन समझें तो उसमें कितना टाइम लगता है, कैसे होता है, द्विदिशीय कैसे होता है, बाई डायरेक्शनल कैसे होता है और रेप्लिका फ्रॉग कैसे बनती है, तो अपने क्लियरली वो समझ में आएगा। आज अपने जो क्लियर किया है वो है 9 टाइप्स के जो प्लाज्मिड है उनका क्लासिफिकेशन, डीएनए की स्ट्रक्चर और थोड़ी सी डीएनए रेप्लिकेशन की जानकारी। नेक्स्ट क्लास में अपन डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे बैक्टीरिया का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।